बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुल्क की एक मुअज़्ज़ज़ अदालत है जिसके अंदर मुअज़्ज़ज़ीन जजेस जो हैं उनकी कुल तादाद 8 है और उन 8 जजों में से 6 जजेस ने मीडिया की हद तक जो कोहराम पिछले तकरीबन एक हफ्ते से जो बपा कर रखा है वो ये है कि उन्होंने एक ख़त लिख दिया और ऐसा पाकिस्तान की जो हमारी अदालती तारीख है उसमें पहली मर्तबा हुआ है। अब उससे पहले मैं ये बात आपको बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की अदलिया वो अदलिया है कि जब एक मर्तबा 140 ममालिक की रैंकिंग की गई थी इंसाफ के हवाले से, दुनिया के 140 मुख्तलिफ ममालिक की जो अदलिया है वो कितनी शफाफ है, वो कितनी करप्ट है, उस हवाले से दर्जा बंदी की गई थी कि उसमें से पहला नंबर किसका है, दूसरा नंबर किसका है, तीसरा नंबर किसका है। उसमें हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान 140 में से 137वें नंबर पर आया था। और पिछले 75 साल तारीख में अनफॉर्चुनेटली, जैसे आपको पता है ना कि हम लोग कोई एक भी इमारत ऐसी पेश नहीं कर सकते कि जो हमने स्टेट ऑफ द आर्ट या शाहकार बनाई हो। हाँ, जो हमसे पहले कॉलोनियल दौर में जो अंग्रेज़ बना के चले गए और जो बड़ी बड़ी शानदार पुरस्कों किस्म की इमारत हैं, और उनसे पहले जो मुगल्स यहाँ पे और भारत में काम कर गए, वो तो देखने और दिखाने से ताल्लुक़ रखती हैं। लेकिन हम ना तो कोई स्टेट ऑफ द आर्ट हस्पताल बना सके हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो या वो हुकूमत ने बनाया हो, और ना ही हम किसी भी किस्म का कोई तालीमी इदारा बना सकें कि जिसके ऊपर हम फ़ख्र कर सकें। तो हम पिछले 76 सालों में 75 सालों में कुछ नहीं कर पाए। बिल्कुल बाइने ही उसी तरीके से जो हमारी अदलिया है और जो हमारी अदलिया का किरदार है, उसमें कोई एक भी फैसला, कोई एक भी वाक़या ऐसा नहीं है कि जिस पे हम फ़ख्र कर सकें, जिसको हम बता सकें कि हाँ, दुनिया की तारीख के अंदर इस्लाम के नाम पे बनने वाले इस मुल्क का वो इदारा जो कि इंसाफ फ़राहम करने के लिए बनाया गया और इस मुल्क के अवाम के टैक्स का पैसा वहाँ बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ीन जजेस को तनख्वाह की सूरत में दिया जाता है, उन्होंने उसमें कोई किसी किस्म की कोई मिसाल कायम की हो। हाँ, अलबत्ता दूसरी जानिब जो मिसालें हैं, जो करप्शन की मिसालें हैं, जो होशरुबा दास्तानें हैं, जो अदालती कत्ल हैं, जो मुख्तलिफ हुक्मरानों या इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठकर उनके उंगली के इशारे पे नाचने की जो कहानी है, वो आपको हर दौर में मिल जाएंगी। शायद 76 सालों के हर साल में आपको मिल जाएंगी और उनको आप शुमार नहीं कर सकते। और आप जानते हैं इस बात को कि अगर मैं अक्सर इस बात का जिक्र करता हूँ कि हालात ये हैं कि अगर कोई आदमी एक छोटे से मुकदमे में भी फंस जाए तो कई साल उसकी जान नहीं छूटती। किसी के मकान पे कब्जा हो जाए, किसी की जायदाद, किसी की प्लाट के ऊपर कोई ऐसी बदमाशी कर ले, तो वो शख्स के जो अदालत का दरवाज़ा खटखटाता है, उसका बेटा और फिर बाज़ औक़ात उस मरहूम का पोता, वो मर चुका होता है। जो पोता है वो अपने दादा की हुई पटिशन की पैरवी कर रहा होता है और फिर वो उसके बाद जो हालात हैं वो सारे के सारे आपके सामने हैं। तो उस अदलिया, उस मुअज़्ज़ज़ अदलिया के 6 मुअज़्ज़ज़ तरीन जजेस ने एक ख़त लिखा और उन्होंने उस ख़त में ये लिखा कि जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को उन्होंने लिखा, जिसमें उन्होंने जुडिशल कमीशन को बुनियादी तौर पे लिखा, उसका सरबराह भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ही होता है, कि जनाब हम पे दबाव डाला जा रहा है मुख्तलिफ एजेंसीज की तरफ से मर्जी के फैसले लेने के लिए, और हमें जो है वो सस्ते और शफाफ और बर वक्त इंसाफ की फरामी में रुकावटें डाली जा रही हैं। ये वो पढ़ी लिखी बातें हैं जो किताबों की हद तक इस मुल्क में चलती हैं। बाकी जो सूरत हाल है वो मैं आपको बयान कर चुका हूँ। अब जजेस की टोटल तादाद जो है वो 6 है। 8 में से 6 लोग हैं जिनमें एक मोहतरमा खातून जज भी शामिल है। इन 6 जजों में जो एलिगेशन लगाई गई हैं वो एक तो लगाया गया है जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की जानिब से, जो कि सीनियर जज हैं, और वो याद रहे कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनने की दौड़ में शामिल हैं। और उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया जनाब कि मेरे जो बरादर निस्बती हैं, यानी जो मेरा साला है, उसको उठा लिया गया था और उसको अगवा करके मेरे खिलाफ बयान दिलवाया गया या दिलवाने की कोशिश की गई। फिर ये भी कहा गया कि मेरे बेडरूम के ऊपर जो लाइट लगी हुई थी उसके अंदर कैमरा था, जिसके अंदर एक चिप भी मौजूद थी और जिसके अंदर एक यूएसबी भी मौजूद थी। तो गोया मेरी प्राइवेसी में मुखल होने की कोशिश जो है वो की गई है।
अब इस पे बहस हो चुकी है, इस पे बहुत लोग बहस कर चुके हैं कि वो कौन सी अहमक एजेंसी है कि जिसने एक ही वक्त में चिप तो इसलिए लगा रखी है कि वो लाइव टेलीकास्ट हो रहा हो जो कुछ उस कमरे में हो रहा हो, लेकिन साथ साथ यूएसबी भी एक बैकअप डाटा के लिए लगाई गई हो। लेकिन बहरहाल मैं इसके ऊपर कुछ कहने का ना इख्तियार रखता हूँ, ना ही मैं कुछ कह रहा हूँ। मैं तो सिर्फ आपसे ये डिस्कस कर रहा हूँ कि मुख्तलिफ लोगों ने उसमें ये ज़रूर कहा है कि जनाब वो कौन सी एजेंसी है कि जो एक ही वक्त में ये हिमाकत कर सकती है। दूसरी जानिब इसमें जस्टिस बाबर सत्तार साहब भी आते हैं, फिर इसमें जस्टिस समन रिफत इम्तियाज हैं, और फिर 3 मजीद जो जजेस हैं, अरबाब ताहिर हैं वगैरह वगैरह। अब आप ये देखिए कि जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी हैं, इनके ऊपर प्लाट की खरीदो फरोख्त और उसमें मुबैना करप्शन और खुर्द बुर्द का इल्ज़ाम है। और उसमें यह भी कहा गया है कि वो जो एक इलीगल सोसाइटी है, पार्क व्यू सोसाइटी, जिसके मालिक अलीम खान साहब हैं, उसमें ये मोअज़्ज़िज़ जस्टिस साहब जो हैं वो 18% शेयर रखते हैं। और इनके खिलाफ रेफरेंस तकरीबन वो दायर होने वाला था कि उससे पहले ये वाला काम कर लिया गया। अब अगर आप मुअज़्ज़िज़ जस्टिस बाबर सत्तार की तरफ आए, जो आपको कुछ ही अरसा पहले मुख्तलिफ टीवी शोज़ के अंदर एडवोकेट बाबर सत्तार के नाम से शिरकत करते हुए दिखाई दिया करते थे, फिर उनको जज बना दिया गया। उन्होंने, आपको याद होगा कि इमरान खान के दौर ख़त्म होने के बाद फिर अब जब वो तहरीक इंसाफ की जो टिकटें हैं वो उनकी बंदर बांट की गई और फिर मुबैना तौर पे वो करोड़ों रुपए में बेची गई, उसमें पाकिस्तान की अदलिया का एक सियाह किरदार साकिब नासूर, उसका बेटा नजम साकिब भी शामिल था। और एक मुबैना ऑडियो आई थी जिसमें ये पता चल गया था, बड़ा वाज़ेह हो गया था कि साकिब नासूर का बेटा नजम साकिब जो है वो पीटीआई की टिकटें ब्लैक में फ़रोख्त कर रहा है। और ये एक बहुत बड़ी एलिगेशन थी, लेकिन इसके ऊपर इन्हीं जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने, कि जिनका ज़मीर अब जाग उठा है, उन्होंने स्टे दे रखा था। तो सवाल तो ये पैदा होता है कि क्या उन्होंने वो स्टे भी किसी एजेंसी के कहने पे दिया था या आईएसआई के कहने पे दिया था। बाय द वे इन 6 के 6 जजों ने एजेंसी का और शख्स का, शख्सियत का नाम नहीं लिया कि हमें किसने कहा, किसने हम पे दबाव डाला, वो बंदा कौन है, ये वो जो एजेंसी है वो एजेंसी है कौन। हाँ, जो उन्होंने जिस अंदाज से वो लेटर लिखा है उनका इशारा सीधा आईएसआई की तरफ है, पाकिस्तान की जो इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस है, उन्होंने आईबी की तरफ इशारा नहीं किया। उन्होंने किसी भी और सिविल जो मिलिट्री इंटेलिजेंस है या कोई और है उसकी तरफ नहीं, बल्कि आईएसआई को हिट किया है, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का खासा है कि फौज को बस बदनाम करने, क्योंकि एजेंडे पे काम कर रहे हैं, एजेंट हैं, गद्दार हैं। आप देखें ना कि बाहर बैठ के जिस अंदाज से, और वो आईएमएफ को खत लिखना और फलां को खत लिखना और मुख्तलिफ मुल्कों में पाकिस्तान के खिलाफ मुजाहरे करना, पाकिस्तान की फौज के खिलाफ, लंबी बहस हो जाएगी। तो उसका नाम किसी भी जज ने नहीं लिया। मोहतरमा समन रिफत इम्तियाज साहिबा जो हैं, मुअज़्ज़िज़ जस्टिस हैं, खातून जस्टिस हैं, उनके बारे में भी ये बात अब मुबैना तौर पर की जा रही है कि ये माजी करीब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लायर विंग है उसकी ओहदेदार रह चुकी हैं, और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस है, और अब इनका गोया ज़मीर जो है वह जाग चुका है। अब इस बात को थोड़ा सा यहाँ पे रखते हैं। आज से कुछ 7 साल पहले जब इमरान खान का तोती बोलता था, और उस वक्त इमरान खान साहब उसी फौज की गोद में बैठे हुए थे कि जिसको आज गालियां निकालते हैं, बल्कि उनके तलवे चाट रहे थे। और आज भी मैं आपको ये बात बताऊं कि अगर मंजर कुछ ऐसा बदल जाए, कुछ ऐसा एक आइडियल सा टाइम आ जाए कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब दोबारा इमरान खान साहब को गोद ले लें, तो ये दोबारा तलवे चाटना शुरू कर देंगे। और वो जो अब ये तमाशा लगाया जाता है ना कि 23 मार्च को उसकी परेड को भी सर्कस कहा जाता है, और ये कहा जाता है कि आप फ़लस्तीन में जाके ये सारा करें, यहाँ पे ड्रामे ना दिखाएं, तो बंदा इनसे पूछे कि जब आपका दौरे हुकूमत 4 साल का था तो उसमें 4 मरतबा 23 मार्च आई थी, और 4 मरतबा आपने भी बकौल आपके ये सर्कस लगाई थी, और चारों सालों में फ़लस्तीन के ऊपर इसराइल का कब्जा था, तो आपने उस वक्त ऐसा क्यों नहीं किया, जबकि सुप्रीम कमांडरशिप तो इन तमाम अफवाज की आप ही के पास थी। उस वक्त तो आप एक चमकती दमकती काली गाड़ी में बैठ के और अपना सीना ताने स्टेज पे खड़े होके कौम को ईमानदारी और इंसाफ और इस्लाम के भाषण दिया करते थे। लेकिन अब चूंकि हवाओं का रुख जो है वो आपके खिलाफ है, तो अब आप 23 मार्च की होने वाली परेड को भी
इसलिए सर्कस कहते हैं, चूंकि आप एजेंट हैं और आप गद्दार हैं। तो उस जमाने में जबकि इनका तोती बोलता था, जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी वो बिल्कुल उसी तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने की दौड़ में शामिल थे, और उन चीफ जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को उस वक्त के DGISI जनरल रिटायर्ड फैज हमीद ने बरतरफ करवा दिया था, उनको इबरत का निशान बना दिया गया था, क्योंकि अब वो उनको दोबारा से ज़ाहिर है उनकी उम्र ज़्यादा हो गई है तो वो जज तो नहीं बन सकते, लेकिन बहरहाल अब वो रिटायर्ड जज कहलाए जाने के लायक हो चुके हैं, उनको इंसाफ मिल चुका है और उनको तमाम पर्क्स और प्रिविलेजेस भी मिल चुके हैं कि जिसके वो हकदार थे। उस वक्त वो तो नाम लेके कह रहे थे कि मेरे पास जनरल फैज आया था, मुझे जनरल फैज ने कहा था कि नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला देने, नाम लेके कहा गया। लेकिन इन 6 के 6 जजेस में से उस वक्त किसी का ज़मीर नहीं जागा, और ये जजेस उस वक्त मौजूद थे, किसी का ज़मीर नहीं जागा, कोई उस बंदे के साथ खड़ा नहीं हुआ। और वही जज साहब जो हैं वो उनको इतना जलील किया गया कि उनको कोई मकान किराए पे देने को तैयार नहीं था, और उनको अपने आबाई इलाके में उस छोटे से गांव में शिफ्ट होना पड़ा था। उस वक्त किसी का ज़मीर नहीं जागा था, उस वक्त ये सारे सत्तू पीकर सो रहे थे। अब जबकि इनको ये नज़र आ रहा है, और ये चूँकि तहरीक इंसाफ की जानिब बहुत ज़्यादा टिल्ट रखते हैं, बहुत ज़्यादा मोहब्बत रखते हैं, और आप देखें कि जितने भी तहरीक इंसाफ को जो भी रियायत मिली है अदालतों से चलें, अब इनका ख्याल और इनकी एलिगेशन तो ये है ना जी कि इनको एजेंसियाँ और ख़ास तौर पे ISI जो है वो इंसाफ फराहम करने में रुकावट पैदा कर रही है। तो बंदा इनसे ये पूछे, जैसे मैंने साकिब नासूर के बेटे की बात की कि वो जो स्टेज दिए गए, वो जो इमरान खान को रिलीफ दिए गए, उस वक्त इनके ऊपर कौन दबाव डाल रहा था? कोई दबाव नहीं डाल रहा था। तो आपने देखा है कि अब जबकि ये सारी बात हुई है तो तमाम जमातें खामोश है सिवाय PTI के। PTI कभी इनके हक में रैलियां निकालने की बात करती है, कभी PTI इनको हीरो करार देती है, कभी PTI इनकी तस्वीरें लगा के और फूल रखती है। और याद रहे ये वही PTI है जो आज से चंद साल पहले कुछ जजेस को, जिसको उन्होंने बाद में बाप बना लिया था, उनकी तस्वीरों पे लंदन में जूते बरसा चुकी है, उनको ट्रेटर्स, उनको गद्दार कह चुकी है। वही PTI। क्यों? सवाल ये पैदा होता है कि PTI को इतनी हमदर्दी कैसे पैदा होगी? जवाब ये है कि PTI जो है वो इसकी बेनिफिशरी है। इमरान खान जो कि एक नाअहल सजा याफ्ता मुजरिम है, जिसके ऊपर चोरी का, करप्शन का जुर्म साबित हो चुका है, जिसके ऊपर मुख्तलिफ मुकदमात में जुर्म साबित हो चुके हैं, वो सजा याफ्ता है, नाअहल है, अपने जराइम की सजा काट रहा है, उसको बाहर लाना चाहते हैं। तो जाहिर है आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इसकी बेनिफिशरी है। और ये जो 6 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं, ये सहूलतकार हैं, और ये सहूलतकारी माजी में भी करते रहे हैं। और इमरान खान को अगर आप उसको मिलने वाले अदालती रिलीफ जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मिले, अगर उनको उठा के देखें तो यही 6 जो चेहरे हैं वो आपके सामने आते हैं। जो रिलीफ साकिब निसार से मिलता रहा, जो रिलीफ इजाजुल एहसन से मिलता रहा, जो मुजाहिद नकवी से मिलता रहा, जो मुनीब अख्तर से मिलता रहा, जो आयशा मलिक से मिलता रहा, जो बंदयाल से मिलता रहा, वो जजेस तो सारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस हैं। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की। तो ये एक दूसरे के बेनिफिशरी हैं, लेकिन अब उसमें एक गलती हो गई। और दूसरे लफ्जों में आप यूं समझे कि काजी फायज ईसा की अदालत ने इनकी इस पिटीशन को गोया उड़ा के रख दिया। वो कैसे कि इन्होंने तो ये दरख्वास्त की थी कि हमारा जो केस है और हमारी ये जो प्लीड है इसको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में सुना जाए, लेकिन वो जो एलामिया आया उसमें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का सिरे से कहीं जिक्र ही नहीं। और फिर दूसरी बात यह कि उसके अंदर इनकी जो दरख्वास्त थी उसमें कहीं भी ये नहीं कहा गया था कि इसके ऊपर कोई तहकीकाती कमीशन तश्कील दिया जाए, और ना ही उसमें ये इस्तदा की गई थी कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो जाके वज़ीर आज़म से मिले। लेकिन हुआ ये कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने इसको ना सिर्फ ये कि टेकअप किया, बल्कि फिर उसकी बुनियाद पे फुल कोर्ट भी बुलाया, और इस दौरान उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से भी मुलाकात की, और फिर बामी मशवरे से एक जुडिशल कमीशन की तश्कील का ऐलान भी किया गया। और ये भी कह दिया गया कि जो जुडिशल कमीशन है ये 60 डेज़ के अंदर, यानी इसको लंबा लेके नहीं चलेगा, लेकिन वो अपनी फाइंडिंग्स को पेश करेगा। और फिर उसके ऊपर एक इंतहाई मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम शख्सियत पाकिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी को सरबराह बना दिया गया, और अब इस कमीशन ने अपना काम शुरू कर देना है।
लेकिन सवाल तो ये पैदा होता है कि इनसे पहले भी एक जज जिनको अभी ताज़ा ताज़ा इंसाफ मिलने के बावजूद इंसाफ नहीं मिला, कि आपने उनके कैरियर को तो तबाह कर दिया। उनको चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो नहीं बनने दिया गया, और शायद वो बाद में सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाते, जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी। सिर्फ उनको ये मिला ना कि उनके ऊपर से दाग धुल गया, उनके ऊपर इल्ज़ाम जो लगाए गए थे वो झूठ साबित हुए, लेकिन जिसने लगाए थे और जिसने उनको इस तरफ धकेला था उसका कुछ नहीं किया गया। तो अब होना तो ये चाहिए कि वो जो कमीशन है वो 2018 से शुरू करे, कि अगर इनके बयान के मुताबिक वाकई एजेंसीज जो हैं वो मदाखलत उस तरीके से करती रही हैं जैसा कि ये कहते हैं, और ये चूंकि बड़े साफ सुथरे हैं और बड़ा ये आप छोड़ दें 140 में से 137वें नंबर पे, 140 में से 137वें नंबर पे अगर पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ है तो उसका जिम्मेदार मैं तो नहीं हूँ, उसके जिम्मेदार आप तो नहीं, उसके जिम्मेदार यही मुअज़्ज़िज़ लोग हैं जो जजेस कहलाते हैं, जो वकला कहलाते हैं। इनके फैसलों और इनकी वकालतों की बुनियाद पे आज हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का जो निज़ाम इंसाफ है उसको 140 में से 137वें नंबर पे लेके चले गए, जो हमारे लिए शर्म की बात है। और जैसे मैंने शुरू में अर्ज की कि पिछले 76 सालों में हमने एक भी इंसाफ की मिसाल कायम नहीं की। तो अब ये जो कमीशन काम करेगा उसको फिर पूछना चाहिए, उसको फिर उन तमाम लोगों को भी बुलाना चाहिए कि जो नवाज शरीफ के खिलाफ फैसले दे रहे थे और जो इमरान खान को उस वक्त सहूलतकारी कर रहे थे, और अब अगर बकौल इनके इमरान खान के खिलाफ फैसले देने पर इनको मजबूर किया जा रहा है और नवाज शरीफ के हक में फैसले देने के लिए कहा जा रहा है, तो बंदा कौन है? अगर आप सिर्फ ये कह देंगे कि वो एजेंसियों के लोग हैं तो बताएं कौन सी एजेंसी। और जाहिर है अब जबकि कमीशन इनको बुलाएगा पूछेगा तो ये पाबंद होंगे नाम लेने के कि वो बंदा कौन है। बिल्कुल ऐसे जैसे शौकत अजीज सिद्दीकी ने कहा था कि वो जनरल फैज है, तो अब कौन है? तो ये नाम अगर लेंगे तो फिर उसको साबित करना पड़ेगा, क्योंकि ये खुद जजेस हैं और ये जानते हैं कि कानून क्या कहता है, और कानून की जो मुँह शगाफियाँ हैं, जो कानून के अंदर सकम हैं और जो कानून के अंदर बारीकियां हैं जिसको एक आम आदमी नहीं समझ सकता, उसको बीइंग जस्टिस, बीइंग जज ये लोग तो समझ सकते हैं। तो इन्हें मालूम है और इनको शायद अब इस गलती का एहसास हो गया है कि ये हमने क्या कर डाला है, कि अब हम कैसे इसको साबित करेंगे, और अगर साबित करेंगे तो फिर इसका फैसला जो है वो हो जाएगा। और अभी इमरान शफकत साहब ने आज भी अपने व्लॉग के अंदर इस बात को रिपोर्ट किया कि उन्होंने बड़ा खुल के कहा कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो है उनके एक भाई हाजिर सर्विस मेजर जनरल है जिनका नाम जिनका नाम जनरल हसन अख्तर कियानी है। अब बकौल इमरान शफकत के, ये मेरी खबर नहीं है, कि मोहसिन अख्तर कियानी साहब तो उनके कदमों में जा बैठे हैं कि मुझे बचाएं, मुझसे तो गलती हो गई। और अगेन बाबर सत्तार साहब इस बात को कैसे डिफेंड करेंगे कि उन्होंने साकिब निसार के बेटे की ऑडियो लीक की तहकीकात करवाने के बजाय और इस चीज़ को साबित करवाने के बजाय कि यार ये वाकई ब्लैक में टिकटें बेचेंगी नहीं बेचेंगी, उन्होंने उल्टा स्टे दे दिया था। बाबर सत्तार साहब ने तो पिछले दिनों एक डीसी को और पुलिस के अफसरान बाला को और इस तरह के लोगों को भी जेल कैद की सज़ा सुना दी थी। लेकिन दूसरी जानिब ये क्या है? और फिर समन रिफत इम्तियाज़ साहिबा जो हैं वो तो ओहदेदार रह चुकी हैं पीटीआई के, मुबैना तौर पे जो उनका विंग है वकला का उसकी। और फिर एक सबसे बड़ा नुकता ये जिसको तलत हुसैन साहब ने भी अपने प्रोग्राम में बड़ी बारीकी से उठाया कि चले 3 जजेस ने तो कुछ ना कुछ इल्ज़ाम लगा दिया। किसी ने कैमरा लाइट के अंदर लगाने का और यूएसबी लगाने का इल्ज़ाम लगा दिया, किसी ने थ्रेट करने का इल्ज़ाम लगा दिया, किसी ने कत्ल की धमकियों और बच्चों को मार देने की धमकियों का इल्ज़ाम लगा दिया, किसी ने ये इल्ज़ाम लगा दिया कि उनके साले को उठा लिया गया। बाकी 3 जजेस ने तो कोई इल्ज़ाम ही नहीं लगाया। तो गोया 6 जजेस जो कि ये दरख्वास्त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेज रहे थे, उसमें से 3 तो इल्ज़ाम लगा रहे थे। उसका सच या झूठ क्या है उसका फैसला तो अब इस कमीशन के अंदर हो जाएगा, लेकिन बाकी 3 जजेस क्या वो उसके विटनेस हैं? क्या वो उस वक्त मौजूद थे कि जब ये सब कुछ हो रहा था? अगर नहीं तो फिर जब उन्होंने इल्ज़ाम भी नहीं लगाया तो वो इनके साथ क्यों जा मिले हैं? बेनिफिशरी इसकी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ है। और वो जो अगर कोई ये समझता है कि इससे बड़ा भौचाल आ जाएगा, और ये यकीन करें कि वो कि जिनको इससे फर्क पड़ना चाहिए, वो जो ताकतवर हैं, वो कि जिन्हें गंदा करने की नाकाम कोशिश की जा रही है, उनके कानों पे जूं तक नहीं रेंगी। उनको इतना सा फर्क भी नहीं पड़ा, कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि उल्टा
अब ये हो सकता है कि इनकी अपनी जो जॉब है वो भी खतरे में पड़ गई है, क्योंकि इनके अपने खिलाफ, जैसे मैंने मोहसिन अख्तर कियानी साहब का नाम लिया, उनके खिलाफ तो रेफरेंस जाने वाले थे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर। फुल कोर्ट रेफरेंस में भी आप देखें कि वो जो 4 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं, वो भी वही 4 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं जो बंदयाल के आसपास बैठ के इमरान खान की सहूलतकारी कर रहे होते थे। उसमें मुअज़्ज़ज़ जस्टिस अतर मिनल्ला है, उसके अंदर जस्टिस शाहिद वहीद हैं, उसके अंदर जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, और उसके अंदर जस्टिस आयशा मलिक है। अब यहाँ पे बड़ी मज़े का खेज़ बात यह है कि जस्टिस अतर मिनल्ला ने अपने नोट में इन 6 जजेस को मुबैना तौर पे हीरो करार दिया और इनको बड़ा बहादुर करार दिया। लेकिन वही जस्टिस अतर मिनल्ला चीफ जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के मामले में खामोश थे, बल्कि उनका समाजी बाइकाट कर चुके थे। जबकि हीरो तो वो शख्स था जिसने बाकायदा जनरल फैज का नाम लिया था, इन्होंने तो नाम नहीं लिया, ये तो बेनिफिशरी हैं। तो बहरहाल ये एक भूचाल है जी, जो इस वक्त पैदा करने की एक नाकाम कोशिश की गई है। शायद भूचाल का लफ्ज़ मेरे मुंह से भी रवानी में निकला है, भूचाल कोई नहीं आया और किसी को ज़रा सा भी असर नहीं हुआ। कमीशन बन गया, 60 दिनों के बाद क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। हमारा वजदान और हमारी मालूमात जो है वो ये कहती है कि बस ठीक है, इसका फैसला हो जाएगा। और ये सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ के लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा होने के साथ साथ खुद इन मुअज़्ज़ज़ जजों के लिए मुश्किलात जो है वो पैदा होंगी। आपने आज का व्लॉग देखा, इसको लाइक कर दिया करें, इसको सब्सक्राइब भी कर दिया करें, और सब्सक्राइब करते हुए वो जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस जो आपको मिल सके। इसको शेयर भी कर दिया कीजिए। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे दोबारा मुलाकात होगी।